linear equations in two variables. मैं asked the teacher also ना, मैम आपने तो ये थिकनेस कुछ पढ़ाया नहीं, मैम आपने पढ़ाया है क्या? उसके बाद आप बताइए करेंगे होमवर्क. What you don't teach, why are you asking me to do as a part of homework? That's not there. Okay, चलो linear equations in two variables. So brief of this grade 8 में हम पढ़ चुके हैं linear equation in one variable. What you studied in grade 9, that is absolutely of no use, that linear equation in two variables. Okay, so come back from grade 8. So a linear equation in one variable, the standard form of writing that equation of in one variable was ax plus b is equal to 0. Now this was linear because the power of x was 1 and there was only one variable, इसलिए इसको हम linear equation in one variable बोलते थे. ठीक है, हमारा यह चैप्टर linear equations in two variables है, यानी कि अब जो इक्वेशन बनेगा उसमें दो वेरिएबल आएगा, तो दो वेरिएबल और वो लीनियर होना चाहिए. तो ठीक है, दो वेरिएबल ले आते हैं, तो हमने इसको कर दिया ax प्लस by, तो कांस्टेंट टर्म भी रखना चाहिए, तो कांस्टेंट को रखा. तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसमें दो वेरिएबल है और standard and constant is also there, right? So in this chapter, what all we are going to learn, let us try write them first. First we are going to see the graphical approach. Okay, graphical approach, and then we will graphical approach में हम क्या क्या करेंगे, graphically solve करने की कोशिश करेंगे, graphically कुछ conclusions लाने की कोशिश करेंगे. Then these conclusions को हम फिर merge करेंगे analytical के साथ. इससे बहुत सारे short answer questions आते हैं. The conclusion part, conclusion and analytical. Then we will go for solving. This is purely your algebraic part. ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा word problems. अच्छा, word problems में as usual the linear equation will be very easy, but your challenge would be to develop or frame the linear equation. Clear? Understood? So before going to graphical approach, let us also understand this chapter is all about solving. तो जब हम एक वेरिएबल रहता है तो हमें एक इक्वेशन काफी रहता है सॉल्व करने के लिए. x is equal to negative b by a. When you have two variables, then you need two equations. You actually need two equations to solve it. You cannot solve it with one equation. So I'm just writing some suffix b1 c1 equal to 0, and I am making one more equation as a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These two equations will be mandatory to solve the value of x and y. दो unknown तो दो equation चाहिए, तीन unknown तीन equation चाहिए. If you're studying commerce in grade 11 12, then you will be studying थ्री इक्वेशंस भी है आपके 12 में. ठीक है, और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं स्टेट बोर्ड में तो आपको थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस में थ्री वेरिएबल्स 11 में ही है. क्रेमर्स मेथड, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है. बच्चा जो गलती इसमें कर सकता है सिर्फ प्लस माइनस हिसाब किताब में गलती हो सकता है, अदरवाइज दीज आर वेरी वेरी इजी चैप्टर्स. तो ऐसे सिस्टम को हम ये भी बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि एक साथ दो दो इक्वेशन चल रहा है. समझ में आया? इतना ज्ञान ही काफी है इनिशियली. इज दिस क्लियर सो फार? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हर इक्वेशन वेरिएबल को एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एन वेरिएबल एन इक्वेशन, हमारे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इसलिए दो इक्वेशंस को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें जो चीज पढ़ना है वो है ये ग्राफिकल पार्ट को पढ़ना है. आइए, ग्राफिकल पार्ट को पढ़ने से पहले फर्स्ट वी विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. पूरा ज्ञान ले लेंगे, उसके बाद दो तीन क्लासेस सिर्फ सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ग्राफिकल पार्ट को जानने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा और आइए सीखते हैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इन ग्राफिकल. नाउ द प्लॉट या फिर ग्राफ जो आप बोलते हो, प्लॉट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू से ax प्लस बी. ये एक प्लॉट है लीनियर इक्वेशन का, y इक्वल टू ax प्लस बी. ठीक है ना?
इसका प्लॉट जो है ना वो हमेशा होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। ये तो हमने इसमें भी देखा, किसमें, पॉलिनोमियल चैप्टर में, इसका प्लॉट हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन। दैट्स फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन भाई साहब तीन टाइप के स्ट्रेट लाइन कैसे है, स्ट्रेट लाइन या तो स्टैंडिंग लाइन हो सकता है, स्लीपिंग लाइन हो सकता है, या फिर स्लैंटिंग लाइन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइंस है, so I'm putting my arrows because they extend infinitely on either sides. समझ में आ रहा है, right? But chapter is of simultaneous linear equation, so we should have two equations. आइए two equations ले लेते हैं। पहला इक्वेशन है y equal to a1x plus say b1. Next equation is y equal to a2x plus b2. ठीक है। हमारा टारगेट है, आर टारगेट, जो अपना टारगेट है ना, टारगेट टारगेट टारगेट, अपना टारगेट क्या है, टारगेट है टू सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली। पहले हम लोग एनालिटिकली नहीं करेंगे, ग्राफिकली करेंगे। सॉल्व से हमने इंग्लिश में एक वर्ड सीखा, उसका नाम क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन किसके बीच में ढूंढ रहे हो, एक इक्वेशन है A और एक इक्वेशन है B, इन दोनों के बीच में आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। यानी x के वो वैल्यूज और y के वो वैल्यूज जो यहां डालने से इसको सेटिस्फाई करे। इफ यू पुट दैट वैल्यू ऑफ x एंड y, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। मान लो ये दोनों दो तरह के इंसान हैं, ठीक है, और ये हमेशा लड़ते हैं। क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जहां ये लोग हैंडशेक करेंगे, है ना, हैंडशेक यानी कि ट्रूस, एक तरह का दोनों के बीच में लड़ाई खत्म होगा, दैट इज द सॉल्यूशन, ट्रूस। और दोनों ही, ये इक्वेशन अगर ऐसा देता है तो ये इक्वेशन भी अपने अपने लाइंस बनाता होगा, ऐसे ऐसे, है ना, दोनों अपने अपने लाइंस बनाते हैं, भाई दोनों ही लड़ाकू है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया है, सॉल्यूशन का मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के आ गया क्या, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन ही तो वो है, मैं एक लाइन आप एक लाइन, आप और मेरे बीच झगड़ा होता है, सॉल्यूशन का मतलब कहां, हैंडशेक करना। यानी ऐसा कोई पॉइंट, we never agree with each other, but in terms of noodles, both of us like noodles. So noodles is a point where both of us are crossing each other. Like say I have one line which each are linear equations, right? तो एक इक्वेशन का लाइन ये बना और दूसरे एक इक्वेशन का लाइन क्या बन सकता है, ऐसा एक लाइन बना, मान लो, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ वन लाइन and this is equation of one line. Now this very particular point is our point of interest, because this is that point where both of them intersect. यानी कि यहां पे x और y का जो वैल्यू आएगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई, यही हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आया, हम क्या ढूंढ रहे हैं इस चैप्टर में बेटा, वी आर फाइंडिंग लीनियर इक्वेशन। सो लिटिल बिट ऑफ अ रिकैप, लीनियर इक्वेशन का प्लॉट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, दो लीनियर इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन जाएंगे, उनके बीच का सॉल्यूशन वो खूब लड़ते हैं आपस में। सॉल्यूशन मतलब कहां वो हैंडशेक करते हैं, यानी कि वो पॉइंट जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है ना, और वो पॉइंट हमें ढूंढना है। अब आती है बात कि इनका अब हमने क्या सीखा, अब हमने सीखा कि हमारे पास होगा क्या, लीनियर इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस होंगे, दो होंगे। दो इक्वेशंस मतलब कितने लाइन होंगे, दो लाइन होंगे। दो लाइन के बीच में आप क्या ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या ढूंढ रहे हो, इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो, इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो। अब ये इंटरसेक्शन ढूंढते वक्त भाई साहब आपको एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें गोलमोल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो दो लाइन है, दो लाइन आपस में इस तरह के रिलेशन दिखा सकता है। दो लाइन के बीच में कितने टाइप के परम्यूटेशंस पॉसिबल है, टू लाइंस कैन बिकम पैरेलल, टू लाइंस कैन क्रॉस ओवर, और टू लाइंस कैन बी सच कि एक एकदम एक के ऊपर लेट जाए, ऐसे करके। समझ में आया, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशंस आपके हो ही नहीं सकते हैं। सोच के देखो, लाइन कोई नाक साफ थोड़ी है, दो बार आके काटेगा। लाइंस कैन इंटरसेक्ट, लाइंस कैन बी पैरेलल,
और लाइन्स कैन, वन लाइन कैन बी ओवर वन लाइन। समझ में आया? अब थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेते हैं भाई साहब। इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, बात समझ में आई? और इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब सवाल था कि हम ढूंढने निकले थे क्या? इंटरसेक्शन। तो भाई साहब सबसे पहले यहां क्या है? यहां तो बोल देंगे नो इंटरसेक्शन, है ना? ये है लव मैरिज के बाद वाला हिस्सा। पहले बहुत कुछ मेल था, तुम्हें नूडल्स खाना है जानू, मुझे भी ना बहुत नूडल्स पसंद है। अब शादी हो गया ना, अब वो अपनी दुनिया में चलता है, वो अपनी दुनिया में चलता है, कभी और इंटरसेक्शन है ही नहीं। 3 फेज होते हैं शादी के। शादी का पहला फेज जानते हो ना क्या है? शादी का पहला फेज चंद्रमुखी होता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। दूसरा फेज होता है सूरजमुखी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। और थर्ड फेज होता है ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन होना। ये वो वॉल्केनिक, ये जो है ना, ये टिपिकल अरेंज मैरिज टाइप है। इसमें सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन तो है, यस। कौन सा है ये? और ये वाला सॉल्यूशन सोचे हो, ये है आत्मसमर्पण करने वाला पति। जो तुम बोलो, आज भूखा सोओगे, हाँ मैं भूखा सोऊंगा, जो तुम बोलो। आज ब्रेड खा लो, हाँ ब्रेड खा लेंगे। आज बाथरूम साफ करोगे, हाँ बाथरूम साफ करूंगा। ये जोरू का गुलाम वाला। एवरी पॉइंट सेटिस्फाइज बोथ लाइन्स। घास खा ले आज जानू, हाँ घास खा सकते हैं। मम्मा के लिए आज नया नेकलेस है, हाँ बिल्कुल। कर्टेन्स मैंने बदल दिए, हाँ बिल्कुल, जो बोलो। यस बॉस। या फिर ऑफिस के रिश्ता में यस बॉस। यस बॉस करते करते यस बॉस का भी ऐसा जोक है, फोन भी उठाता है, बॉस नहीं है ना तो भी चेयर छोड़ के यस सर, यस सर, सर 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 सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। वो भी सीट में नहीं बैठता है, सीट से उठ जाता है। ऐसा टाइप है ये कोइंसिडेंट। समझ में आया? तो ये 3 लाइंस हमें बनेंगे। अब हमें इक्वेशन दिया रहेगा, हमें इक्वेशन दिया रहेगा और हमें उन इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करके हमें चेक करना पड़ेगा क्या ग्राफे मिल रही हैं, क्या ग्राफे नहीं मिल रही हैं, और क्या ग्राफे। अगर ग्राफे नहीं मिल रही हैं ऐसे, तो हम इन्हें कहें पैरेलल लाइंस हमें मिलेगा, हम यहां कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और ये क्या है? इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक ही बार मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जितना सोचो उतने सॉल्यूशंस हैं इनमें। मैंने यहाँ पे एरोज नहीं बनाए थे भाई साहब, एरोज जरूर बना लीजिए क्योंकि दे, इतना समझ में आया? ठीक है। Usually graphical analysis question comes as an or, and I always say you should attempt that. Children don't attempt it because in your generation drawing skills are not good and you will never land up in making a good graph. हाँ, तो ऐसा आया तो अच्छा है, बेटर है। यूनिट टेस्ट वगैरह में तो पहले आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आइडिया आता है कि हमें ग्राफ बनाना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बना के हमें देखना पड़ेगा। तो आइए चलें उसमें। ठीक है, अब उसमें आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास 2 इक्वेशन रहेगा। So we will have equations, और equations कैसा रहेगा? 2 equations रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग वाली बात पढ़ेंगे। 2 equations and your target is to plot their graph. समझ में आया बच्चा? ठीक है, plot their graph. Good. अब plot their graph का थोड़ा सा देख लेते हैं। One equation, how to plot the graph and how to plot a graph very quickly and easily. ठीक है, whatever way the equation is given to you, ये आपके बुक में नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। This is just to save time. This is not there in your book, but this you should know as a technique because in 11 you will use it. Whatever way the equation is given to you, you will always write the equation in the form y equal to mx plus c. ये फॉर्म पे लिखिए। मतलब इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल, आपको किसी ने इक्वेशन दिया 2x plus 3y equal to 4, ऐसे इक्वेशन दिया। मान लीजिए आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आइए। इस फॉर्मेट में लाएंगे तो कैसा रहेगा? y equal to minus 2x plus 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। भाई साहब समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा इन दोनों चीजों पे। ये जो c है ना, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या है देखेंगे। और ये जो m है ना, इसको हम कहते हैं द स्लोप ऑफ द लाइन।
अच्छा, अगर आप ये सब नहीं करके गुड मॉर्निंग मैम प्रोसेस में करना चाहते हो, इसमें कोलू के बैल वाले प्रोसेस में, तो यू कैन डू द कोलू का बैल प्रोसेस आल्सो, नो वन स्टॉप्स यू. So your graph paper will be ready like this, right? And it depends from school to school. Certain schools will be more loving you and they will say take 5 values. Certain schools will say take only 3 values, more than enough. मेरे हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए तो 2 पॉइंट ही काफी होते हैं. ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग 3 पॉइंट तो तीनों ऐसे देख लेते हैं. सॉरी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप देखो ये हो गया, और मान लीजिए हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट है, जिसमें एक की जगह मैंने लिखा, ये तुम्हारे ग्रेड 9 वाला है, यहाँ x लिखा और y को तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें. y इक्वल टू कितना है बेटा, -2x by 3 प्लस 4/3. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. x को 0 डालो, 1 डालो, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस. आई होप यू नो दिस. ग्रेड 9 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, फिर पर ड्रॉ करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप इसमें अभी तक नहीं जानते हो, इस प्रोसेस से करोगे. क्यों इसको मैं बोलता हूँ गधा मजूरी प्रोसेस, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है. यू कैन प्रेडिक्ट योर ग्राफ. अब इसको सीख लो, इसमें आप ग्राफ को आप सब प्रेडिक्ट कर दोगे. सबसे पहला चीज आता है स्लोप. स्लोप क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले स्लोप देख लेते हैं. स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब होता है, ये सब फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ाया था, ढलान, कितना ढला हुआ है, या फिर ग्रेडियंट. इन प्योर लैंग्वेज स्लोप मतलब अगर लाइन ऐसा है ना, तो लाइन में एक बच्चा बिठाओ और बच्चा स्वी करके गिरना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्लोप. सिंपल. ठीक है, अब स्लोप फॉर्मूला नहीं, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, टू कैलकुलेट द स्लोप देयर आर 3 मेथड्स. ओके, दिस वी विल नॉट टीच यू इन रिवीजन. फर्स्ट मेथड इज नोन एज द बच्चा मेथड, बच्चा मेथड, और इसी से आप सीखोगे. द सेकेंड मेथड इज यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रिगोनोमेट्री. दिस यू नो, but you don't know how to use it. And the third method of finding slope is the calculus method, which you don't know at all. ठीक है, तो हम तो बच्चा मेथड यूज करेंगे. और एक चीज जानना चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला तो नहीं रहेगा, बट इसका एक इंडिकेटर रहेगा. इंडिकेटर मतलब सर्टेन सिंबल विच विल टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. सर्टेन सिंबल, ठीक है ना, ये मुझे स्लोप के बारे में बताएगा, इसका व्हाट इज द इंडिकेटर. सो मान लीजिए अभी जो हमारा लाइन प्लॉट होके आएगा, मान लो आवर लाइन इज कमिंग प्लॉटेड लाइक दिस, ये हमारा लाइन है. ये एजम्पशन है, हाँ बच्चा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये हम देखेंगे होता है कि नहीं. दिस इज आवर प्लॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ये इसका प्लॉट है. ठीक है, तो जो इंडिकेटर है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है. वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ स्लोप. सर व्हाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स? इट विल हेल्प यू ड्रॉ द ग्राफ इन 2 मिनट्स. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर से हम देखते हैं द एंगल the plot makes with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. सबसे पहले you see what is the angle it is making with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis बोले तो कौन सा डायरेक्शन? यही तो positive direction of x-axis है. आप कहीं भी एंगल देख सकते हो, यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो, बस just remember that you are seeing the angle with the positive direction of x-axis. इस एंगल को हमने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया. और ये सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ग्रेड 7 में हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ये समझ में आया? थीटा. तो ये थीटा हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब थीटा के 3 रूप हो सकते हैं. सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा? जब ये लाइन सो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ. उस वक्त बच्चा बिठाने से बच्चा स्लिप करेगा? नहीं करेगा. अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस लाइन का स्लोप स्ट्रेट अवे 0 है. आपको विश्वास नहीं होता है? आइए एक्स एक्सिस का इक्वेशन देखो तो क्या है. एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0. ये आप पढ़ के आए हैं 9 से, पर मैं इसको ऐसे नहीं निकलता हूं. मैं लिखता हूं y इक्वल टू 0x प्लस 0. स्लोप 0 है. समझ में आया ना? या फिर आप एक और इक्वेशन ले लीजिए, अ लाइन से y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2 मीन्स एक्स एक्सिस को हमने 2 स्टेप ऊपर उठा दिया.
इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0x+2, यहां भी स्लोप 0 है। समझ में आया? स्लोप अगर थीटा, थीटा चेक करना है हमें। दूसरा बात आया, सर थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो लाइन वर्टिकल है, बच्चा पढ़ लो सुधर जाएगा सीधा। इसमें हम कहते हैं स्लोप इज इंफिनिटी। 90 डिग्री लाइन पे अगर बच्चे को गिराओगे तो सीधा मौत ना, धाम से गिरेगा वो। तो इसमें स्लोप इज इंफिनिटी, ऐसा आपको आएगा ही नहीं, आपको ऐसा देगा ही नहीं, ठीक है। अब आता है थीटा के और दो वैल्यूज, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज। हमारे इस क्वेश्चन में थीटा कैसा है देखो तो, ऑब्ट्यूज है ना। अगर ऑब्ट्यूज है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। आप जरा इस इक्वेशन को देखो, y इक्वल टू -2, और हम प्रूफ भी करेंगे, ये तो मैंने कहा था आर्बिट्रेरी, पर प्रूफ कर देंगे, ये लाइन ऐसा ही आएगा। -2/3 मींस इट्स अ नेगेटिव स्लोप। If you do by that method, you just do it like an idiot. You don't get to know. But now, right after writing the equation, you get to know हमारा लाइन ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, वो तो पता चल गया just by looking at the slope. और अगर आपका थीटा एक्यूट है तो आपका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको किसी ने बोला y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू 2x+3, द लाइन हैज टू बी लाइक दिस। कहीं से भी हो सकता है, इट इज नॉट दैट इट हैज टू गो फ्रॉम हियर, इट कैन गो फ्रॉम हियर आल्सो, बट इट विल मेक a acute angle with positive direction of x-axis. The line can be here also, the line can be here also, that I'll tell you how to find out, but the line will make an acute angle with positive direction of x-axis. कभी कभी आपको लाइन कहां पे आ सकता है पता है, जैसे हम फिजिक्स के प्रॉब्लम करते हैं ना, आपको कभी कभी लाइन यहां आ सकता है, डरने की बात नहीं, यही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis बनाओ, आपको एक्यूट एंगल दिखेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बात आता है स्लोप, समझ लिया आपने। स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगले स्क्रीन में देखेंगे। सो व्हाट शुड बी योर आइडिया हियर, वंस यू गेट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन इन y इक्वल टू mx+c फॉर्मेट, एंड फर्स्ट लुक एट m। इफ m इज नेगेटिव, अपना लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, इफ m इज पॉजिटिव, अपना लाइन एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। अब c के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स टॉक मोर अबाउट y इक्वल टू mx। फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर सीखेंगे। m का मतलब क्या था, स्लोप, ठीक है। ये स्लोप आपको पॉजिटिव आएगा, आपके इस चैप्टर में यही दो आ सकते हैं, या फिर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब m नेगेटिव है और थीटा ऑब्ट्यूज होगा, और अगर m पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट होगा। अरे ऋषभ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। अब सी के बारे में देखते हैं। इस सी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब आप टोल रोड में जोर से गाड़ी चलाते हो तो जो गाड़ी आके आपको पकड़ के फाइन करता है उसको कहते हैं इंटरसेप्टर, वो आपको पकड़ लेता है टप करके, इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्टर, y इंटरसेप्टर का मतलब है ये वो पॉइंट है ऑन द y एक्सिस जिसमें मेरा लाइन टच करेगा ही करेगा। यू अंडरस्टैंड? y इंटरसेप्ट का मतलब है that point on y-axis where the plot will cross over। करना ही पड़ेगा उसको क्रॉस ओवर। हमारे यहां पे पॉइंट क्या है, C, यानी कि हमारा पॉइंट है 0C। y एक्सिस का हर पॉइंट तो 0 से ही शुरू होगा ना। ये क्या है, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 ऐसे। समझ में आया? यानी कि हमारा पिछला एग्जांपल में इसका वैल्यू कितना था, 3/4, 4/3। इसका मतलब है हमारा जो वो ग्राफ है ना, वो 4/3 को टच करेगा ही करेगा 100%। तो थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आइए एक इजी एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू से 2x+1, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फटाफट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाने चाहिए, टोयो टोयो। इसको देखते ही आपने एक पॉइंट तो निकाल डाला, 1 पॉइंट इज 0 1, फर्स्ट पॉइंट। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया, 0 1 0 1, ये हमारा एक पॉइंट है, मिल गया।
अब हम दूसरा हम स्लोप में लेते हैं। स्लोप का वैल्यू कितना है, m इज इक्वल टू +2। +2 बोले तो अपना लाइन कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल बनाएगा। अब अपना लाइन ऐसा आना ही चाहिए, ऐसा आएगा ही नहीं। लेकिन आप जो गुड मॉर्निंग मैम प्रोसेस में करते थे ना, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसा लाइन। आ जाओ, स्लोप m2। 2 बोले तो 2 घर से अपना बैठने का चेयर लेके आता है, 2/2/1। स्लोप का फॉर्मूला होता है हमेशा राइज ओवर रन। ये है बच्चा फॉर्मूला, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का मतलब क्या है, मान लो ये आप हो नटखट सा बच्चा, अगर आप नॉर्थवर्ड्स जाते हो तो इसको हम बोलते हैं राइज, और अगर आप इस साइड जाते हो तो इसको हम कहते हैं रन। उसी तरह अगर आप पाताल में जाओगे तो कहेंगे नेगेटिव रन, और अगर आप इस साइड जाओगे तो कहेंगे नेगेटिव रन। समझ में आया? बेसिकली आप जो हो ना, शतरंज के नाव की तरह हो। ओ तुम लोग तो जेंजी, रुक रुक रुक, चेस में रुक होता है ना। हाँ बोलो बेटू। नेगेटिव राइज है, हाँ सॉरी, समझ गया तो काफी है ना यार, तुम लग यार। हाँ ये नेगेटिव राइज है, पाताल गए तो ये तुम्हारा रुक जैसा हो गया। ये जो तुम हो ना, तुम ऐसे वैसे नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ यूं यूं। मान लो तुम्हें किसी ने बोला कि हमारा गर्लफ्रेंड का घर इधर है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम्हारे जाने का रास्ता है ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, या फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, चेस के नाव की तरह। समझ में आया? अब हमने यहाँ पे राइस कितना मिला, हमें राइस की वैल्यू मिल रही है 2, रन की वैल्यू मिल रही है 1। हम कहाँ हैं, हम अभी है, ये जो y इंटरसेप्ट आ गया ना, तुम यहाँ पे हो अभी, और तुम्हारा गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, 2 1 है अभी, 2 1। 2 राइज लेना है। ये पॉइंट कितना है बेटा, ये पॉइंट है 1। 2 राइज लेना है, 1 2, यानी कितने में गए हम, 3 पे गए, और रन कितना मारेंगे, 1, पॉजिटिव है, तो हम यहां पे जाएंगे। की पॉइंट क्या हो गया फिर, 1 3, बस तो कल लाइन आ गया। अरे बबुआ यही है, अरे दूसरा कलर मारो ना, का है टेंशनिया देते हो तुम लोग। ये तुम्हारा लाइन आ गया, हो गया। अब हमें क्या कहें, हमें तो स्कूल में पढ़ना है ना, तो स्कूल का नियम मानना है, तो आओ स्कूल का नियम भी मान लेते हैं तब तक। और स्कूल का नियम मानने के लिए क्या करेंगे, एक तो दिखावा करना पड़ेगा हमको, तो आओ दिखावा कर लेते हैं। आ दिखावा, ऐसा एक तो बना लो, ऐसा ऐसा 3 पॉइंट निकालना था ना, तो ये 3 पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे, एक्स और वाई का वैल्यू कितना है, 2x + 1। अब बढ़ा दो ये पॉइंट को, x अगर 0 है तो 2 × 0 + 1 1, 1 3 यहाँ पे आना ही पड़ेगा, 2 × 1 2, और ये कितना है 3, और कुछ एक ले लो -1, 2 × -1 -2, -2 + 1 -1, ये तो जा रहा है ना -1 1 से, हो गया क्या? अब ये क्यों सिखाया, उसके पीछे भी एक रीजन है, सुनो। कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट। डोंट टेक माई वर्ड्स पर्सनली बैड, कंसिडरिंग योर जनरेशंस ड्राइंग स्किल्स एंड द वेरी गुड ड्राइंग थिंग्स यू हैव, तुम लोगों से 3 पॉइंट से लाइन पास करवाना तो मुश्किल काम है। तुम लोगों का जो ड्राइंग का स्किल्स है, मतलब ऐसे खींचते हो, ये जनरेशन में, इंक्लूडिंग माय ओन डॉटर ऑल्सो, मत पूछना कि हमने अपनी बेटी को, तुमसे 3 पॉइंट में लाइन पास नहीं होगा, ठीक है। और वहां अगर मेरे जैसा टीचर है, ग्राफिकली कर रहे हो ना, तो ये अगर ऑफसेट हो गया, मैं यहाँ पे लाल निशान बिठा दूंगा। तो हाउ टू ओवरकम योर कमजोरी, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक चीज मिलता है, डिवाइडर, उसको जो टेबल में खरोचते थे ना, उसका आज काम आएगा। जैसे ही आपको ये 0C पॉइंट मिला, इसको स्टैप कर दो, स्टैप, और ये पॉइंट मिल गया ना, इसको स्टैप कर दो, और एक पेंसिल रखो। मैं ये जानता हूं जितना भी मैं बोल रहा हूं, उसी पेंसिल को तुम कॉम्पास में डालोगे, और उसी पेंसिल से तुम लाइन भी खींचोगे एग्जाम में, बिकॉज द टेल ऑफ समबडी इज ऑलवेज कर्ल्ड। 12 साल नली में रखने से भी वो सीधा नहीं होता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, द टेल ऑफ समवन इज ऑलवेज कर्ल्ड। तो ये जनरेशन का सबका टेल कर्ल्ड है। कॉम्पास का पेंसिल हमेशा कॉम्पास से छोटा होना चाहिए, तभी आपका 1 राउंड में कॉम्पास घूमेगा। कॉम्पास का पेंसिल बड़ा नहीं होता है। लेकिन आप जो मैं कह रहा हूं, आप सब उल्टा करोगे, तो उस उल्टे को मद्देनजर रखते हुए पेंसिल को शार्प रखिए, और स्केल को बिल्कुल अलाइन कर लीजिए। किसमें, ये 2 पॉइंट, ये तो आपको मिलेगा ही नहीं, डोंट प्लॉट दिस पॉइंट नाउ। इन दोनों में रखिए, बिल्कुल अलाइन कीजिए, और आंख बंद करके लाइन खींचिए। आपको फीलिंग्स आना चाहिए, ढक ढक 2 गड्ढे में गिरेगा पेंसिल। अगर वो फीलिंग आया तो ये यहां से पास करेगा,
और लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद जाके सर्कल मार दो। मैम को क्या पता आपने पहले सर्कल ड्रॉ करके लाइन बनाया था। ये देखो 2 नंबरी सिखाती, हंसी आ गई मुंह पे। मैम को तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो आप क्या करो, पहले पास करा दो, उसके बाद थोड़ा अगर ऑफसेट भी हुआ ना तो डिवाइडर से स्टेप कर दो ताकि किसी को पता ना चले। और गोल गोल, वाओ आरव नाउअडेज ड्रॉ सच नाइस ग्राफ्स। मैम को क्या पता, आरव ने तो 2 लाइन पे ग्राफ खींच के और फिर 5 पॉइंट टिक टिक टिक, सारे पॉइंट्स बैठेंगे आपके। सो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ? एनी इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल always try to plot it in y equal to mx plus c. Let us see one more example. एक इक्वेशन लेते हैं, दूसरे कलर से देखते हैं उसको, ठीक है, ताकि आपका भ्रम क्लियर हो जाए। y equal to -2x plus 1. अब हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? 0 1 से पास करेगा और ऑब्ट्यूज बनाना चाहिए, है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा? स्लोप है -2/1, जो कि है राइज ओवर रन, है ना। आ जाओ, इस ग्राफ में यहां से हम -2 जाएंगे, एक जाएंगे तो शून्य पे आएंगे, एक और जाएंगे तो पाताल के 1 में आएंगे, और फिर कितना है? 1 जाना है। यानी कि ये मेरा पॉइंट है। क्या पॉइंट है बेटा? 1 -1, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट से कहां पास करेगा? हमारा लाइन पास करेगा। तो हमारा लाइन कुछ ऐसा पास करेगा। क्या लाइन ने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ? बिल्कुल बनाया। ये पॉइंट को प्रूफ भी कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में व्हाट इज द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट? 1, है ना। सॉरी, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 1। अब इसमें 1 डाल के देखो, इसमें 1 डालो। 2 × -1, 2 × 1 -2, -2 + 1 -1, तो आपको यहाँ पे -1 आ रहा है। यही वो पॉइंट है। प्रूफ करके देख लो। इसमें 0 डालो तो इसमें भी कितना आएगा? 1 आएगा। और एक और पॉइंट देख लेते हैं, इसमें हम 2 डालते हैं। 2 -2 डालो तो कितना हो गया? -4, -4 + 1 -3, यानी कि 2 -3 एक लाइन होना चाहिए। 2 -3, हाँ बराबर ही तो है वो 2 -3 पॉइंट। ये हमने बाद में डाल दिया। अब इसको ही ले लो अपना एग्जाम्पल। गिवन 2 लीनियर इक्वेशंस, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दिस इज द सॉल्यूशन। मजा आया? समझ में आया? ठीक है। अब बुक के इक्वेशंस ऐसे नहीं रहेंगे। बुक का इक्वेशन कैसा रहेगा? बुक में ये इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा। बुक में इक्वेशन रहेगा y - 2x - 1 = 0, और इसका इक्वेशन रहेगा y + 2x - 1 = 0। आप ऐसे ही रखना, खाली जब ग्राफ करोगे तो y = में ले आना, तो आपको इजी हो जाता है। किसको समझ में नहीं आया कोई चीज? और अगर आपको ये सब स्लोप वोप तामझाम लगता है एंड यू वांट टू स्टिक टू दिस, प्लीज स्टिक टू इट। आई हैव नो इश्यूज। आई एम ओनली सेइंग इफ यू गो बाय स्लोप, यू वेरी वेल नो योर ग्राफ इज करेक्ट और नॉट, बट इन दिस वे यू डोंट गेट टू। अगर तुमने कोई भी एक पॉइंट एंग कर लिया ना तो हो गया तुम्हारा। वैसे 3 पॉइंट में ऐसे भी पकड़े जाओगे, लेकिन तीनों में ही गलत कर लिया, मतलब बेवकूफ बहुत तरह के होते हैं, तो लाइनें आया उल्टा। ठीक है, समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? बहुत अच्छा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कुछ और चीज भी सीखते हैं। अब हमने क्या सीखा कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहता है, कितने इक्वेशंस रहते हैं बेटा? 2 इक्वेशंस रहते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आइए उन इक्वेशंस को लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। a1x + b1y + c1 = लड्डू, a2x + b2y + c2 = लड्डू। 2 इक्वेशंस हमारे पास है, ठीक है। और हमने देखा हम क्या अप्रोच ले रहे हैं बेटा? ग्राफिकल ले रहे हैं। ग्राफिकल में हमें क्या मिलेगा? लाइंस मिलेगा, है ना। इसके लिए भी हमको क्या मिलेगा? एक ठो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसके लिए भी हमको क्या मिलेगा? एक ठो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइंस क्या क्या हो सकते हैं? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशंस हमने देखा था। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी। पर अभी क्या है ना, थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में बात करो। मतलब मैंने ब्रेड में वो क्या है, अंडा भुर्जी डाल के ब्रेड खा लिया। डोंट टॉक देसी। I have to put guacamole and bread toast. थोड़ा guacamole लैंग्वेज में देखते हैं। तो आपके सॉल्यूशंस 2 तरह के होते हैं।
अगर आपको एक भी सॉल्यूशन मिलता है, एक भी सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट या फिर ऐसा, इसमें बहुत सारे मिल रहे हैं, इसमें एक सॉल्यूशन, अगर आपको एक भी सॉल्यूशन मिलता है तो उस टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और आपको अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? कंसिस्टेंट में आपको दो टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, एक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो उन दोनों टाइप का नाम होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक होना चाहिए। मतलब यहां नॉर्मल पति पत्नी भी है, जोरू का गुलाम भी है, इसमें क्या है, वही नहीं, इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, पोस्ट लव मैरिज, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 95% में वही रहता है, लव पहले हो जाता है ना, इसलिए मैरिज के बाद सिर्फ वॉर होता है। तो कंसिस्टेंट में इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट है लेकिन आपको आपका चॉइस है। द हस्बैंड कैन वेयर अ टी शर्ट ऑफ हिज चॉइस। नहीं आज तुम येलो ही पहन के जाओगे, वहां मेरे सारे दोस्त येलो, ये वो नहीं है, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ शादी में पर मैं अपने पसंद का टी शर्ट पहन के जाऊंगा। कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक है, अब आते हैं लाइनों की भाषा में। लाइनों की भाषा में ये भाई साहब बन जाएगा पैरेलल लाइन। ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसलिए मैं सारे स्टोरी से बता रहा हूं। और ये बनेगा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अच्छा, अब आते हैं किसकी भाषा में, सॉल्यूशन की भाषा में। इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। है ना दीपांशु भाई साहब, ये देख लीजिए भाई साहब, दो इक्वेशन रहेगा और हिंदी में लिखा रहेगा मान बताइए। मान के कितने, तीन प्रकार है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। मैं तुम्हारी जगह ना से वो होमवर्क नहीं करूंगा, पता है, सच में। और जो करके लाएगा ना, दे हैव डन, मैडम उसको बोलिए बोर्ड में समझाने के लिए। चेप के तो कोई भी कहीं से कर सकता है, जो चीज पढ़ाया नहीं। अभी हमें सिर्फ रामायण सिखाया है, हमें कोई उपनिषद से क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया? अब हमने एक चीज और सीखा था राउंड 1 में, क्या कि हमें एक चीज और इस चैप्टर में, एक कंक्लूजन्स को एनालिटिकली भी मैरी करना है, एनालिटिकल मैरिज। तो आइए एनालिटिकल मैरिज कर देते हैं इनका। एनालिटिकल मैरिज करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए, अगर आपका कैसा है, इनकंसिस्टेंट मतलब अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का जो क्राइटेरिया रहता है ना, वो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे। A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल नहीं है एज ए प्रोपोर्शन, तो वो हमें हमेशा क्या छोड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन छोड़ेगा। अच्छा, अब ये वाला देखो, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर सो जाएगा। मतलब क्या दोनों लाइन के इक्वेशन में कोई फर्क है? नो फर्क, लेकिन आपको दो अलग अलग इक्वेशन करके दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? एक इक्वेशन के सामने एक स्केलर मल्टीपल डाल देगा। लाइक से, कैसा कह रहा हूं मैं, सपोज ये वाला इक्वेशन, y = 2x + 1, 2y = 4x + 2 बना के दे देगा आपको, स्केलर मल्टीपल से इन्फ्लेट कर देगा एक, मतलब 2। तो इसके केस में होगा A1/A2 = B1/B2 to C1/C2। मतलब एक ही प्रोपोर्शन में, कहां है ये सब हो जाता है बिटुआ, एक ही प्रोपोर्शन में रहेगा। अच्छा, पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप एक बराबर होते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देयर थीटा शुड बी सेम। दे आर लाइक टू स्लाइडिंग लैडर्स इन द सेम पार्क। मोनू इसमें स्लाइड करता है, सोनू इसमें, दोनों को फीलिंग सेम मिलेगा। तो दोनों का m वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसमें हम बोलते हैं A1/A2
will be equal to B1 by B2 will not be equal to C1 by C2। ये जो स्कूल में रटते थे ना, ये कितने स्कूल में ये चैप्टर हो गया? वाह, छा गए तुम लोग। तो फिर मुंह बंद करके काहे बैठे हो फिर? तो ये आपको कुछ नया सीखने को मिला तो अच्छा बात है। स्कूल में एक मुर्गी पकड़िए, मुर्गी को भी सिखाइए कि किस तरह से y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। ठीक है, इसके प्रूफ नहीं, प्रॉब्लम्स रहते हैं। लाइक दे विल गिव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k छुपा के दे देगा, वो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी सब ज्ञान ले लेते हैं। इसमें कुछ एक k छुपा के दे देगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k शुड द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिपोर्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको इसमें k इक्वल टू तो नहीं आएगा, k not equal to means for all values of k the equation will have a unique solution except and except for k not equal to। वैसा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो करेंगे हम। पहले ज्ञान ले लेते हैं। हो गया ज्ञान हुआ? बहुत अच्छा। चलिए, तो यहां खत्म हो जाता है हमारा ग्राफिकल एंड देन व्हाट यू कॉल एनालिटिकल पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो चैप्टर का आता है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस, अब हम आगे पूरे एल्जेब्रिक में सॉल्यूशन। दो ही मेथड होता है, आसान आसान सा मेथड। एक को हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, अच्छा, आपको जो इच्छा आप वो यूज कर सकते हैं। हम तो तीसरा भी सिखाएंगे आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई ने भी निकाल दिया है। एलिमिनेशन, मान लो तुम्हारे पास है 2x + 3 = 4, ऐसा किसी ने इक्वेशन दिया, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + 7 = 9, ऐसा एक इक्वेशन दिया। एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को गायब करना है। तो हम सॉरी 3y, सॉरी y भूल गया था, y = 4। तो आप क्या करो, इसमें 2x दोनों में दिख रहा है, मान लो इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। ये वाला इक्वेशन वैसा ही रह गया, 2x + 3y = 4। ये इक्वेशन बन गया -2x -7y = -9। मतलब -1 से इक्वेशन है ना, इसको -1 से थप्पड़ मारोगे तो इसको भी मारना, नहीं दोनों रोएगा, नहीं तो ये रोएगा, ये हंसेगा, इसको भी रुलाना चाहिए। अब ऐड कर दो दोनों को, तो ये ससुरा कट गया, यहाँ पे कितना रह गया -4y, और यहाँ पे कितना रह गया -5। नेगेटिव ने नेगेटिव को काटा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। एक वेरिएबल तो निकल गया। अब तुम्हारी मर्जी, अब y/4, अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसे ओरिजिनली इसमें पंच करो या इसमें पंच करो, जो इजी लगे उसमें पंच करके x की वैल्यू निकाल लो। सपोज हमने इसमें पंच किया तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 × 5/4 = 4, है ना। नाउ दिस हैज बिकम लाइक ग्रेड 8 वाला प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2x = 4 - 15/4, और 2x = यहाँ पे हमारा 4 आ गया, 4 × 4 = 16, तो ये 15 है ना। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/8 है ना, 8 होगा, 1/8। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया x = 1/8 एंड y = 5/4। लेकिन अफसोस है एग्जाम में इतने भी सीधे नहीं आते, थोड़ा सा कैलकुलेट। तो इसमें आप गलती क्या कर सकते हो, प्लस माइनस में गलती कर सकते हो। ये हो गया मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किसी एक वेरिएबल को, दोबारा दोनों इक्वेशन से लिख लेता हूं, 2x + 3y = कितना 4, 2x + 7y = 9। तो हमने मान लो पहला इक्वेशन, इसको हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। सो फ्रॉम 1 से हमने किसी एक वेरिएबल को ले लो, लेट्स से वी ट्राई टू फाइंड x इज 4 - 3y / 2, इसको हमने 3 मान लिया। अब 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 - 3y / 2 + 7y = 9। 2 ने 2 को काटा, कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 4y = 5। y की वैल्यू कितनी आई, 5/4। मन में खुशी आ गई कि y तो 5/4 ही है। और जैसे ही y = 5/4 आ गया, उसके बाद प्रणाली वही रहता है, या तो इसमें पंच कर लो किसी भी एक में,
या इसमें पंच कर लो, एक ही बात है। मतलब सॉरी 2 या, क्योंकि हमने 1 से निकाला था ना, इसमें पंच कर लो या इसमें पंच कर लो, जिसमें भी पंच कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया? ये है सीबीएसई के प्यारे बारात में आए हुए तुम लोग बच्चों, तुम्हें सिर्फ ये 2 मेथड सिखाया जाता है। पहले एक थर्ड भी होता था जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड द रामबान मेथड। उसमें सॉल्व होएगा ही होएगा, जब आपको स्टिफ इक्वेशंस वो देख लो, इजी है, सीखने में कोई गलती तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं, ठीक है? सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब तुम 11 में पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स वगैरह में, तब तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया, कैसे आ गया? तो इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा रहता है, x y और 1। समझ में आया? ये x का राज्य, ये y का राज्य, ये 1 का राज्य। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन बॉम्बे। क्या लिखेंगे? बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन बॉम्बे, BCAB। और यहां भी क्या लिखोगे? बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन बॉम्बे। समझ में आ गया? इसके बाद आप लिखोगे 1 1 1 1 2 2 2 2। समझ में आया? इसके बाद आप थोड़ा सा क्रिकेट याद करना पड़ेगा। क्रिकेट में जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप विकेट कीपर होते हो, फर्स्ट स्लिप रहता है, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप। तो कैच का रूल होता है अटेम्प्ट योर राइट। जिसके राइट में जो कैच है वो उसी का कैच है। ऐसा नहीं कि स्लिप वाला लेफ्ट में डाइव करेगा, राइट में है तो आपका है, अटेम्प्ट योर राइट। और अगर आप अटेम्प्ट योर राइट नहीं समझते हैं, सो देयर इज वन मूवी कॉल्ड दोस्ताना, वेयर देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड शट अप एंड बाउंस। उसमें शिल्पा शेट्टी का एक स्टेप है, ऐसे करके ऐसे बाउंस होती है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ भी वैसा ही है। तो आपको राइट में बाउंस होना पड़ेगा, B1 C2, उसके बाद B2 C1। क्या बोला? B1 C2, क्रॉस नहीं, B1 C2, पहले राइट, अटेम्प्ट योर राइट। फिर अब इसका तोड़ लिखिए। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ कुछ ऐसा है कि x बाय क्या था? अटेम्प्ट योर राइट, B1 C2 माइनस B2 C1 शुड बी इक्वल टू y बाय, अब तुम सीख गए शायद, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय क्या? A1 B2 माइनस A2 B1। जब XY को सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ ये 2 को लीजिए, जब YY को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ ये 2 को लीजिए। कंप्यूटर में जब हम लीनियर, इसको जब आप 11 में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स पढ़ोगे तब भी इसको देखा, इसको मैट्रिक्स में भी सॉल्व करते हैं हम। तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। इससे भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व होएगा ही होएगा। दिस इज रामबान, ये कभी गलत नहीं देगा। क्या करते थे? XY1 लिख लेना, फिर बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन बॉम्बे, बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन बॉम्बे, 1 1 1 1 2 2 2 2, फिर अटेम्प्ट योर राइट, राइट माइनस नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हो गया। ज्ञान संबंधित सारी चीजें इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है देने के लिए आपको। यहां जो आपको स्किल्स लगाना है, वर्ड प्रॉब्लम तो अलग से करेंगे, वर्ड में आपके सारे टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। डिजिट, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं? सबसे पहले डिजिटवा, उसके बाद करेंसी, उसके बाद एज, उसके बाद स्टीमर, उसके बाद रिया गोज टू स्कूल, स्पीड, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस के प्रॉब्लम, उसके बाद वाटर फिल्स इन अ टैंक, टाइम एंड वर्क, है ना। उसके बाद एरिया मेंसुरेशन, एरिया पेरीमीटर। बस इतना करके अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम्हारा बैड लक बहुत खराब है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, यहां आपको टेक्निक आना चाहिए, कैलकुलेशंस कैसे आसान करे। इफ योर मल्टीप्लिकेशन स्किल्स आर गुड, दैट्स द ओनली मिस्टेक यू कैन डू इन दिस चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी है किसी के पास? एक आध प्रॉब्लम देखते हैं, इतना ही ज्ञान है। थैंक यू। और कोई ज्ञान चाहिए किसी को?
एनी मोर ज्ञान्स, नो मोर ज्ञान्स, देखते हैं और क्या है। अच्छा, इस चैप्टर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले कुमार स्वामी सर वाला जो बुकलेट दिया था ना, क्वेश्चन बैंक, बोल रहे हो है कि नहीं किसी के पास? हाँ, वो कुमार स्वामी सर वाला क्वेश्चन बैंक को कीजिए और एनसीईआरटी कीजिए। डू नॉट फर्स्ट गो एंड डाइव इनटू आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल। वो क्वेश्चन बैंक करना आपके लिए, उसमें एमसीक्यू के ही 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन बैंक को पहले कीजिए। दैट हैज मोर व्हाट यू कॉल क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ द टाइप। मैं कुछ और देख रहा हूं। अच्छा, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर, जैसे एक टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, हलवा प्रॉब्लम, हलवा सीरीज 1। हलवा सीरीज 1 में ऐसा प्रॉब्लम दिया, फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर। यार ये 2-2 लाइन क्यों खींचता है ऋतिक रोशन की तरह? मुझे इतने उंगली तो नहीं है। हाँ, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। सुनिए, सॉल्व मत कीजिए। इस प्रॉब्लम में बच्चा जो मिस्टेक करेगा बोल देता हूं, ये A1 A2 B1 B2 की कहानी सबको आती है। तुम जो चीज भूलोगे एग्जाम में वो है किसका क्या नाम था। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखे हो? तो वहां पे एक आदमी का नाम ही है, उसको बचपन से डेफिनेट बुलाता है, डेफिनेट। तो एक दिन ही इज अरेस्टेड, उसको जेल में मिलने जाता है, कैदी का नाम क्या है? डेफिनेट। अरे नाम बताओ। डेफिनेट का नाम क्या था? मारपीट हो जाता है, क्या नाम? अरे बचपन से डेफिनेट ही तो बोला, उसका कुछ तो नाम होगा ना। डेफिनेट एक का नाम है, एक का नाम परपेंडिकुलर, एक का नाम टेंजेंट है, 3 कैदी। तो डेफिनेट, वैसे इसमें तुम भूल जाओगे। कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया क्या है? द नेम्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। एक बार फिर से सुनो, अगर एक भी सोल्यूशन है तो आप कंसिस्टेंट हो, इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। एक बार होने से भी हाईएस्ट लाया है क्लास में। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में क्या हो सकता है? कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, यूनिक, नॉट यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट। अगर आपको इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, फाइंड व्हिच हैज गॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, आपको ये पूछ सकता है, फाइंड वेदर यू हैव यूनिक और यू हैव इनफाइनाइटली मेनी और यू हैव नो सॉल्यूशन। आप सबसे पहले देख लेना इसको, यूनिक है तो क्या है? कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट। ये है कंसिस्टेंट। हाँ, ये भूल जाओगे, इसका एक चार्ट बना लेना, नहीं तो गूगल इमेज में बहुत सारे इमेज मिलेंगे, प्रिंट करके चिपका लेना। सी वो साइड हो या ये साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट्स ए प्रोपोर्शन आफ्टर ऑल। और ये हमारा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। भाई साहब समझ में आया? इसकी क्राइटेरिया होगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है? नो सॉल्यूशन, मतलब वही लाइंस है, वही लाइंस है, बस हमको बेवकूफ बना रहा। और इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्राइटेरिया से आप टेस्ट करेंगे और फिर आप बोल देंगे वेदर द सॉल्यूशन इज। अब ये टेस्ट करके बता दो क्या है। कौन सा, क्या गलती लिखा मैंने? Oh, consistent dependent. Sorry. Very sorry. C1/C2, क्योंकि ये तो एक ही लाइन है, ठीक है ना? देखो ऐसे गलती हो जाता है। एंड दिस इज नॉट इक्वल, नहीं उसमें इक्वल टू डाला था, ये एरो मारा जब वो चला गया, दैट इज नॉट माई मिस्टेक, वो क्रिएट, ठीक है? तो ये वाले कीजिए अभी आप। हम अगले क्लास में चुनिंदा प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। अगला क्लास वी विल बी डेडिकेटिंग ओनली नॉन वर्ड। We'll have 3 classes on this chapter. Next class we will do non-word type board problems जो होते हैं, non-word type। थोड़ा ये पढ़ के लीजिएगा। ग्राफिकल खुद प्रैक्टिस कीजिए। I have nothing to do in graphical, जहां ग्राफ ड्रॉ करके आपको करना पड़ता है। नॉन वर्ड वाले जितने प्रॉब्लम्स हैं हम करेंगे, और हो सकता है तो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम में घुसेंगे और एक और क्लास लेंगे, उसमें सब वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है? और इसके पश्चात हम घुसेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। फिर वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था, देन अलजेब्रा एंड्स, देन वी गो टू मेंसुरेशन फर्स्ट। वी फिनिश्ड मेंसुरेशन, एरिया ऑफ सर्कल्स एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। वो खत्म हो जाने के बाद वी विल डाइव इनटू ज्योमेट्री, आवर चैप्टर ऑन किरकिल्स
एंड ट्राइंगल्स। किरकिल ट्राइंगल खत्म, स्टैटिस्टिक्स बकवास का मैथमेटिक्स वो खत्म। फिर हमारे तो रफली इस स्टेज में जाते जाते बाय द टाइम वी आर इन गणपति टाइम तक आते आते वी शुड बी इनसाइड ज्योमेट्री, घुस जाना चाहिए, घुसना ही चाहिए हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन व्हाट? नेक्स्ट क्लास इज ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चांद क्यों चमकता है, वो सब, तारे क्यों चमकते हैं, तारे गिन गिन करता, ठीक है ना। चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त।